हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 7 हमारा जो हमारा चल रहा था वो था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड्स, और ये इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज हम समझेंगे कि जो कंज्यूमर है वो अपना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है। मतलब इक्विलिब्रियम का पहले समझते हैं मतलब क्या होता है। एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को यानी कि अपनी इनकम को अलग अलग गुड्स में और अलग अलग सर्विसेज में इस प्रकार यूज करे कि उससे मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल के चलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं इकोनॉमी के अंदर कि सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल हैं, वो समझदार हैं, वो इफेक्टिव चीज़ों में यानी कि एफिशिएंट तरीके से या फिर इफेक्टिव चीज़ों में अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को यूज़ करेंगे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट क्या आया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है कि हम कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल रख के कंज्यूमर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3 तरह के गुड्स लिए, एक गुड्स एक्स, एक गुड वाई, एक गुड जेड। अब यहाँ पे समझते हैं, इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस नहीं करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, हम ये भी समझेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के डीमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, क्या डिसएडवांटेज है उसके, वो सब वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम हम पता कैसे करते हैं। अब ये देखो, तो इन इकोनॉमिक एनालिसिस वी एज्यूम दैट एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। जब भी हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं, मानते हैं कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर समझदार है, बेवकूफ नहीं है जो अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को फिजूल में ही बर्बाद कर देगा। एंड ही एंड शी स्पेंड्स हिज इनकम इन अ रैशनल मैनर। इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो स्पेंड करेगा क्या, उसकी इनकम को इन रैशनल मैनर, एक समझदार तरीके से, रैशनल मैनर, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन, इस तरीके से कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। अब यहाँ पर देखो, हमने कुछ गुड्स के यूनिट की बात करी। अब ये है यूनिट ऑफ गुड्स, मतलब मैं 1 यूनिट कंज्यूम करूंगा, 2 कंज्यूम करूंगा, 3 कंज्यूम करूंगा, 4 कंज्यूम करूंगा, 5, 6, 7, है ना, इस सारी यूनिट कंज्यूम करूंगा। पर याद है ना, मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे कि हम जो है किसी भी गुड्स को लगातार कंज्यूम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता रहता है, टाइम के साथ कम होता रहता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, पहले मिल रहा है 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, फिर 16 का, फिर 14 का, फिर 12 का, फिर 8 का, 5 का, 3 लगातार कम हो रहा है। ये गुड एक्स की बात कर ली। अब हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल वाई, यानी कि गुड वाई कह सकते हो आप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3 ऐसे जेड के साथ, जेड के में सिर्फ इतनी कंज्यूम करी 9, 7, 5, 3। पता है इससे आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि भाई इससे आगे तो सेटिस्फेक्शन और ना के बराबर हो जाएगा। और जब मुझे किसी गुड्स को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है तो मैं जब पागल कुत्ते ने काटा मैं उस गुड्स को कंज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी बात क्या करी ऊपर ही कि कंज्यूमर एक समझदार कंज्यूमर है, बेवकूफ का बच्चा नहीं है, ये कुछ भी कंज्यूम कर लेगा, है ना, वो चीज़ यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। अगर मैं बात करूँ टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स की, एक्स से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो इन सबको जोड़ लेना, ठीक है। आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा जैसे 18 + 16 + 14 + 12 + 8 + 5, तो कितना आंसर आ गया, 73। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक बार सम करके देख लेता हूँ मैं फिर भी। 18 और 12 कितने होते हैं, 18 12 होते हैं 30, 30 और 30 60, 60 और 13 सही है 73, ये आ गया 73। अब क्या आता है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वाई, वाई से टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो मिल रही है 10, 9, 8, 7, 6, 5। टोटल करूँगा 19, 19 और 8 कितने होते हैं 27, 27 और 7 कितने होते हैं, 27 और 7 होते हैं आपके 34, 34 और 6 40 और 5 45, बिल्कुल सही है। अरे वाह, मैथ्स अच्छी होगी मेरी। अब क्या आता है हमारा टोटल यूटिलिटी फ्रॉम जेड, जेड से कितनी यूटिलिटी मिली है, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 5 21, 21, ये हो गया। तो अगर मैं तीनों से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो वो कितना है 139।
जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो 7 5 3 8 9 सही है, 7 11 और 2 13 ठीक है, 139। मतलब 139 यूटिल्स की हमें क्या मिलने वाली है, सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। ये हमारी हो गई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो हम अपने रिसोर्सेज के अंदर अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद गेन कर सकते हैं। मतलब इससे फालतू सेटिस्फेक्शन में गेन नहीं कर सकता अपने रिसोर्सेज के अंदर। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या फिर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम आएगा ना यहाँ पे, हिज इनकम ऑन एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर मान लो कंज्यूमर जो है वो किसी और गुड्स पे भी खर्चा कर रहा है, किसी और गुड्स एक्स वाई जेड पे, तो हिज टोटल यूटिलिटी विल बी लेस देन 139। तो हो सकता है वो 139 से क्या हो जाए, कम हो जाए। सपोज ही स्पेंड्स हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ 7 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम खर्च कर रहा है परचेज ऑफ 7 यूनिट ऑफ गुड एक्स। एक्स के 7 यूनिट खरीदेगा। एक बात बताओ, एक्स की 7 यूनिट थी, उसको एक्स प्रोडक्ट इतना अच्छा लग गया, उसने 7 के साथ खरीद ली, ठीक है भाई। तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, टोटल करो इसका, किया था हमने 73, कितना आ गया 73, बुक में डाटा गलत दे रखा है यहाँ पे, 76 कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने करीब 5 यूनिट गुड वाई की खरीदी उसने। अब 5 यूनिट कौन सी गुड वाई की, पहली 5, 1 2 3 4 5, टोटल करूंगा 19 19 और 8 27, 27 और 7 हो गए 34, 34 और 6 40, तो कितना आ गया 40। फिर उसने बोला 3 यूनिट जो खरीदूंगा जेड की सिर्फ 3 ही खरीदेगा, यानी कि पहली 3, 9 7 16, 16 5 21, तो टोटल कितना आंसर आया 134। यानी कि अब की बार जो टोटल यूटिलिटी है वो जो हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी है उससे क्या मिली है, कम मिली है। देखो यार, विच इज लेस देन द मैक्सिमम कैन ऑब्टेन, और वो ये कम है किससे, जो मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे अपने रिसोर्सेज के अंदर। अब जो बात आती है, कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, जब वो तीनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी x की बराबर हो y के, बराबर हो z के, यानी कि तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है उन सबकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो कोई ऐसा पूछे कि कंज्यूमर जो है वो यूटिलिटी वाले केस में इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, तो आप आंख बंद करके बात कह सकते हो कि जब हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो गुड 1 हो, गुड 2 हो, गुड 3 हो, गुड एक्स हो, गुड वाई हो, गुड जेड हो, उनकी जब मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएगी तो वो हमारा पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का, इक्विलिब्रियम का। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे एक और बात दे रखी है सेम चीज में मैंने, वेयर MUX MUY MUZ आर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ XYZ। अब यहाँ पे देखो हमने निकाला प्राइस की टर्म्स में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z डिवाइड बाय प्राइस ऑफ z। अगर आप इनको भी सेम कर लेते हो तो भी हमारे पॉइंट किसका बन जाएगा, इक्विलिब्रियम का। यानी कि इक्विलिब्रियम से मात्र 2 कंडीशन होते हैं कि ये दिखाना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इन द अबव एग्जांपल वी हैव अज्यूम्ड दैट सेम प्राइस ₹1 पर यूनिट ऑफ 3 गुड्स, की तीनों का प्राइस क्या है, सेम है, बट इन रियल वर्ल्ड। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, ये तो भाई हमने एज्यूम करा है, अजम्पशन है इस फंडामेंटल का, इस एनालिसिस का, लेकिन दिक्कत क्या है, जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ वर्ल्ड में सिचुएशन क्या हो, सेम हो। तो इन रियल वर्ल्ड डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट प्राइसेस, कि अब अलग अलग गुड क्या होते हैं, अलग तरह के प्राइस होते हैं। दिस डज नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन एट ऑल, लेकिन वो अपने कंक्लूजन को, हमारे कंक्लूजन को गलत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हम हर गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी को उसी के प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, हर गुड्स के मार्जिनल को उसी के प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, हर गुड्स के मार्जिनल को उसी के प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीधी सी बात ये है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो है वो पूरा बिल्कुल सटीक आपको आंसर आपका दे देगा। तो by dividing the marginal utilities of different goods by their respective prices we find out ratios of marginal utility to respective prices। तो इससे हम marginal utility निकाल सकते हैं अलग अलग प्राइस के हिसाब से भी। तो अगर हमारा एक चीज जो हमारी गलत हो भी रही थी इस वाले केस में, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता इस थ्योरम में किसी प्रकार की दिक्कत बचेगी। अब लेकिन एक बात यहाँ पे ये आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो लिमिटेशन ये है कि पहली बात, जो सबसे बड़ी बात जो मार्शल ने फॉलो करी थी, वो फॉलो ये करी थी कि भाई मैं जो यूटिलिटी निकालूंगा ना वो नंबर्स में निकालूंगा। पर हम सब जानते हैं कि नंबर्स में ही सेटिस्फेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होता, बेकार होता है। कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा कि भाई मैंने 1 गिलास पानी पिया, मुझे 10
यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली है, कोई बोलेगा मुझे 100 की मिली है, कोई बोलेगा मुझे 500 की मिली है। कंपैरिजन करना थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा हो जाएगा, ठीक है। तो मार्शल की जो ये वाली बात थी ना, वही थोड़ी सी क्या थी, गलत थी, सबसे पहली बात तो। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमने जो लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ध्यान रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के हम दो तरीके पढ़ेंगे। एक लेसन नंबर 7 ने पढ़ लिया है, एक मैं पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 8 में जे.आर. हिक्स वाले, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के मेथड से। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसकी सारी लिमिटेशंस को दूर कर देता है। अब यहां पे देखो, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम मानते हैं, सिंस इट गाइड्स कंज्यूमर हाउ टू स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम, क्योंकि कंज्यूमर को ये सिखाता है कि वो अपने लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करे कि अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। मतलब कौन से गुड्स उसे कंज्यूम करने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करने चाहिए, कौन से गुड्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, वो सब क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो शो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि वो अपने मैक्सिमम कर सके अपने सेटिस्फैक्शन को। इसके बाद क्या आता है, बट इन प्रैक्टिस, अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, कंज्यूमर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, पर कंज्यूमर्स के लिए इतना आसान नहीं होता इस चीज को अप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स, की वो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख देना, फाइंड आउट, ठीक है, कंज्यूमर्स टू फाइंड, यहाँ पे फाइंड आउट लिख देना, क्योंकि भाई वो कैसे निकालेगा मार्जिनल यूटिलिटी हर एक गुड्स की, डिफरेंट गुड्स की, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर बहुत सारे गुड्स को यूज करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत आती है, और डिफरेंट गुड्स। सेकेंडली, कंज्यूमर्स आर नॉर्मली इग्नोरेंट एंड कैन नॉट कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। ये भी दिक्कत होती है कि कई बार कंज्यूमर है ना, दो गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को कंपेयर नहीं कर पाता कि किससे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, किससे ज्यादा मिल रही है। वो भी चीज यहाँ पे क्या करती है, दिक्कत क्रिएट करती है। मतलब इतना आसान नहीं होता है, फिर वो जनरली इग्नोर कर देता है कि उसे गुड्स ए से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है या गुड्स बी से ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, उसे लगता है ऑलमोस्ट सेम तो है, तो वो कुछ भी कंज्यूम कर लेता है। तो ये थोड़ी सी ना यहाँ पे इस लॉ की दिक्कत है, ठीक है, मतलब उसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है जितना हमने इजीली यहाँ पे बोल दिया है, इस रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही क्या है, मुश्किल है। और सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है हैबिट्स का। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। थर्ड, हैबिट का मतलब क्या है कि कई बार लोग ना अपनी हैबिचुअल एक्टिविटीज की वजह से भी, ठीक है, इन फालतू के लॉस को नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि भाई जिससे गुड्स से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं वही गुड्स तो कंज्यूम करूंगा जो मेरे बेनिफिट होगा, कि मैं समझदार कंज्यूमर हूं। लेकिन भाई हैबिट नाम की चीज होती है। अब कईयों को हैबिट होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम करने की, कईयों की हैबिट होती है टबैको, सिगरेट प्रोडक्ट कंज्यूम करने की, ठीक है, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह करते हैं लोग, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं उस चीज़ का। क्योंकि उस चीज़ का हम सबको पता है कि उस चीज़ का ना तो उसकी बॉडी पर कोई अच्छा बेनिफिट है, ठीक है, ना कोई और बेनिफिट है, ना ही सोशली कोई अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि आप जहाँ भी पब्लिक में पिएगा तो वो किसी और को भी बीमारी ही देगा, खुद तो बीमार है, दूसरों को भी करेगा। अगर फैमिली में कोई कंज्यूम कर रहा है, हो सकता है फैमिली में बच्चा आसपास बैठा हो, ठीक है, उसके पास भी वो स्मोकिंग के जो धुएं हैं, पार्टिकल्स हो जा रहे हैं, तो काफ़ी हानिकारक होता है। इसलिए मैं एक बात यहाँ पे समझाना भी चाहता हूं कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, पहली बात तो ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए। आजकल पता नहीं यूथ को एक नया ट्रेंड लगा हुआ है कि भाई हम अगर पिएंगे ना काफी कूल लगता है, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, अरे कूल लगना है भाई, दूध पी लो, जूस पी लो, वो कूल लगता है। दारू पीना, सिगरेट पीना कहाँ से कूल हो गया, ठीक है। ऊपर से तुम पैसे फूक रहे हो अपने, जो हार्ड अर्न मनी है, शरीर को बेनिफिट भी नहीं पहुंचा रहा। कम से कम ऐसी चीज तो ड्रिंक करो जो शरीर के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो तो चीज होगी सोशली। लेकिन कई लोग जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे शुरू हो जाते हैं। अब कई मैंने ऐसे देखे हैं पब्लिक प्लेस में बीड़ी पी रहे हैं, व्हीकल्स में सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है भाई, औरों के फेफड़े क्यों तुम खराब कर रहे हो? खासकर दिल्ली में तो यही इतना पोल्यूशन है, यही फेफड़े खराब होते रहते हैं। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कई लोग क्या होता है दारू वगैरह पी लेते हैं। अब भाई पीते तो बड़े लोग भी हैं, बिजनेस मीटिंग्स में पीते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो लोग लिमिट में पीते हैं, और पीते हैं ना उनको पता है कि हमारी बॉडी वो चीज़ झेल लेगी। कई ऐसे हैं पी के रास्ते में लौट जाएंगे, गली में लौट जाएंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे, तो खुद के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। सपोज करो कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, किसी को ठोक ही दिया, ठीक है, पार्टी से आया, बियर पी ठोक दिया, अरे मतलब खुद के लिए तो करना ही करना है मामला क्रिएट, दूसरों के लिए और तुम परेशानी बन रहे हो, ठीक है। और यही नहीं, कुछ तो ऐसे भी है फैमिली में फिर वहाँ लड़ाई झगड़ करेंगे। तो कुछ लोग जो है ना इतने हैबिचुअल होते हैं, वो इन सारी लोगों को मानते ही नहीं है। सेटिस्फैक्शन नहीं करे, भाड़ में जाए शरीर। हम तो आए हैं जिंदगी में, जो भी साल बचे हुए उन्हें जिए जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे, जो मन करेगा वो पिएंगे, जो मन करेगा वो देखेंगे, है ना। कंटेंट भी ऐसे वाहियात दिखाए जा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सारा काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से डिफाइन कर दिया है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे नए चैप्टर की, लेसन नंबर 8, जहां पे हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि जिसे जे.आर. हिक ने दिया था।
हिस्क ने क्या पढ़ाया था वो सब देखेंगे, क्योंकि अब तक हमने मार्शल के ऊपर बात करी थी, ठीक है, और जो मैंने वो पढ़ाया था आईसी कर्व, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो से हम बिल्कुल उसे डीप में समझना शुरू कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिनको नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पर जाके नोट्स ले सकते हैं, जिसको जो उतार सकता है हमारा बोर्ड के सामने से।